हेलो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम करने वाले हैं वाटर चैप्टर को वन शॉट के अंदर रिवाइज बहुत ही अच्छे से। सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के हम इस पर्टिकुलर लेक्चर, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपने लास्ट वाले लेक्चर को अच्छे से कवर कर लिया होगा, जो कि हमने द पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पहले ही आपके लिए वन शॉट के अंदर आप प्रोवाइड कर दिया था, क्योंकि आप सभी बच्चों को पहले पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ना था, आपके एग्जाम्स में आ रहा था इसी वजह से। सो आज हम वाटर चैप्टर, जो कि हम है ना नेक्स्ट, जो कि मैं कमेंट्स में भी देख रही थी, बच्चे लिख रहे थे कि मैम वाटर चैप्टर का वन शॉट आप कराइए, तो भाई आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वाटर, पानी, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक टू बी कवर्ड के अंदर, पूरा कंप्लीट चैप्टर, सारे के सारे ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन वन शॉट। सारी चीजें कवर करूंगी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से लेके एवरीथिंग हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वाटर, पानी। पानी के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना। पानी कितना ज़्यादा एसेंशियल है हम सब के लिए, हम सब लिविंग बीइंग्स के लिए, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो कुकिंग के लिए हो, है ना। तो आप सभी को इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पहले ही पता है। तो सबसे पहले तो भाई कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर के बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे कि जो पानी है उसका केमिकल फार्मूला आप सभी को पता है भाई, क्या होता है, H2O होता है, जिसके अंदर दो हाइड्रोजन आटम कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं विद वन ऑक्सीजन आटम। एक ऑक्सीजन आटम के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं। क्या सभी को क्लियर है? चलिए, सो यहाँ पर वाटर इज होमोजेनियस लिक्विड इन नेचर। वाटर एक समान दिखता है, आप सभी को पता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। ऐसा तो नहीं होता कि पानी के अंदर कोई डिफरेंट बाउंड्रीज हमें विजिबल हो। तो कैसा है, होमोजेनियस इन नेचर है एंड पोजेसेस डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और पानी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, फिक्स्ड है, डेफिनेट है। अगर मैं पानी के मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं या फिर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो सारी के सारे जो टेम्परेचर्स हैं, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, फिक्स है। बॉइलिंग पॉइंट आप सभी को पता है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है एंड दिस इज फिक्स। प्योर वाटर का चाहे कुछ भी सोर्स हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे डेंसिटी हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, मोलर मास हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, सारी चीजें पानी की क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर था। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स H2 एंड O2। अगर हम प्रिपरेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस से मिल करके इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से मेरे पास H2O वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर ये जो वाटर बना है ये कंप्लीटली एक नया प्रोडक्ट है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से मैच नहीं कर रही हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों की दोनों बेटा जी गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, और इवन जो ऑक्सीजन गैस होती है वो तो सपोर्टर होती है किसका बेटा जी, कंबशन का, आग लगाने के लिए, है ना। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है फायर को, है ना, इग्नाइट करने के लिए, वो क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। जबकि पानी क्या करता है, आग को बुझाता है, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है कॉन्स्टिट्यूएंट से मैच नहीं करती हैं, क्योंकि ये एक एंटायरली डिफरेंट हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वाटर, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, राइट, तो यहाँ पर आपके पास डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन आपको देखने को मिलता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। अब यहाँ पर ये जो वाटर हमने लिया है, इसको हमने थोड़ा सा, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 हमने डाला है, एसिड हमने डाला है, थोड़ा सा एसिडिफाइड H2O हमने यहाँ पर लिया है। क्यों ऐसा किया हमने, ताकि हम क्या कर पाए बेटा जी, कंडक्शन को इंक्रीज कर पाए, राइट। अब यहाँ पर बाय मास अगर हम रेशियो देखेंगे, है ना, वाटर की, है ना, H2O का बाय मास रेशियो अगर हम देखते हैं बाय मास, तो आप सभी को पता है क्या होता है, 1:8 है। और वहीं पे अगर हम बाय वॉल्यूम देखते हैं, बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम रिलीज हो रहा है, 2:1। यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड ये हमारे पास क्या है यार, ऑक्सीजन है, राइट। क्या सभी को क्लियर है?
येस और नो? तो बाय मास एंड बाय वॉल्यूम, ये जो रेशियोज यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की बात करें, केमिकल फॉर्मूला आप सभी को पता है यार, H2O होता है, और वहीं पे इसके मॉलिक्यूलर मास को अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू में 1 प्लस में 16 एंड यहाँ पर 2 प्लस में 16 दैट इज 18 AMU। ये हमारे पास क्या हो जाएगा यार? वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ये सारी चीजें भी आपको पता है। नेक्स्ट हमारे पास है यार फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है पानी, वाटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन चीजों में, तीन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो आइस के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। आइस को अगर आप थोड़ा सा हीट कर देंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड वाटर जो है फर्दर हीट करने पर, अगर हम इसको हीट करेंगे, फर्दर हीट करने पर आपके स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। या वाटर वेपर आप कह लीजिए, वाटर वेपर आप कह सकते हैं। अब अगर मैं इसको कूल करती हूँ बेटा जी, तो ये वापस से लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड वाटर को कूल करके फ्रीज अगर हम करेंगे तो फर्दर मुझे क्या मिल जाएगी? यहाँ पर आइस, सॉलिड स्टेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है। आप सभी को पता है जो वाटर है वो तीनों फिजिकल स्टेट्स के अंदर हमको देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो आपस में इंटरकन्वर्टेबल स्टेट्स होती हैं, राइट। अब सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम इसके कोई कलर की बात करते हैं, क्या इसका कोई कलर आपने देखा है? आप कहोगे नो मैम कोई कलर नहीं होता। हम कहें कि मैम क्या कोई इसका स्मेल होता है? आंसर इज नो, कोई स्मेल नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। क्या इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट है? आप कहेंगे नो मैम, टेस्ट तो नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए वाटर इतना ज़्यादा एसेंशियल है ना, कि हमें पानी का जो टेस्ट है ना, जब तक वो पूरे दिन में हम पानी ना पिए, हमारे लिए, हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। सो इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, बट फिर भी हमें पानी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, एंड एसेंशियल भी है, राइट। एसेंशियल भी है। अच्छा लगने की क्या बात होती है जब है ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम अच्छा लगना क्या होता है ना। चलो यहाँ पर आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट की हम यहाँ पर बातें करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आप सभी को पता है, दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट जहाँ पर कोई भी लिक्विड आपका बॉइल करना शुरू कर देता है, राइट। अब बॉइलिंग पॉइंट को प्रॉपरली हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका जो पानी है वो बॉइल करने लगता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज कंसिडरेबली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के ऊपर आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। प्लीज इस पर्टिकुलर पैरा में से आपको ये वाला जो मैं पॉइंटर्स बता रही हूँ आप सभी उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्रेशर, राइट। इसका मतलब क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज इन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड जैसे जैसे प्रेशर आपका बढ़ेगा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम पहला रूल लिखने जा रहे हैं कि जैसे जैसे आपका जो प्रेशर है, प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आपका जो बीपी है, दैट इज जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर जो है वो बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, राइट। इसी वजह से प्रेशर कुकर को जो हम यूज करते हैं, है ना, प्रेशर कुकर मेनली बनाया गया था पहाड़ों पे यूज करने के लिए, हिली एरिया पे, माउंटेन्स पे यूज करने के लिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्रेशर कम होता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जो एक्सपेक्टेड हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उस पर बॉइल नहीं करता, उससे पहले ही बॉइलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से खाना प्रॉपरली कुक नहीं हो पाता है। कम टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग हो जाती है, लेस हीट उसको मिलती है, फूड को प्रॉपरली कुक नहीं हो पाता है। इसलिए हमने प्रेशर कुकर का इन्वेंशन करा, प्रेशर कुकर को हमने यूज करना शुरू करा, ताकि जब हम खाना प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो प्रेशर कुकर के अंदर अब प्रेशर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर लिक्विड का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से खाना प्रॉपरली कुक हो पाएगा, राइट। तो यहां से प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन बनता है। देखिए, दिस इज वाई प्रेशर कुकर कुक्स फूड अर्लियर। इसी वजह से जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर खाना जो है आसानी से पक जाता है। इन अ प्रेशर कुकर वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द हाई प्रेशर प्रोवाइड्स
मोर हीट टू द फूड। अब ज़्यादा अगर हमने प्रेशर वहाँ पर डाला है और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज हो गया है तो खाने को प्रॉपर और ज़्यादा हीट मिलेगी, जिसकी वजह से खाना जो है प्रॉपरली हमारा क्या हो जाता है, कुक हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है यार बॉइलिंग पॉइंट। boiling of water is also affected by the presence of non-volatile solute. This is again very very important point. आपके पास जो boiling point है, हमने देखा पहला फैक्टर कि वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकेंड फैक्टर वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सेकेंड फैक्टर वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मैम समझ में नहीं आया क्या चीज है ये? नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर वेपराइज नहीं होता है, जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं। सॉल्यूट का मतलब तो तुम समझते ही हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने पानी के अंदर क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, सोडियम क्लोराइड अगर मैंने बेटा जी डाल दिया है, तो NaCl जो है मेरे पास क्या करेगा, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है ना। इसके कोई वेपर तो नहीं बनते है ना, रूम टेम्परेचर पे वेपराइज हो रहा है ऐसा तो नहीं होता। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की तरह ये काम करता है पानी के अंदर। अगर मैं इसको डाल दूंगी, ठीक है, तो ड्यू टू नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को क्योंकि हमने ऐड कर दिया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात सभी को? डिसॉल्व्ड इन इट, the dissolved salt increases the boiling point of the water. For example, sea water boils at the higher temperature. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन आ सकता है why sea water boils at higher टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे क्यों बॉईल करता है देन दैट ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी वाटर के अंदर हमारे पास NaCl भी प्रेजेंट है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट भी प्रेजेंट है ना, और इसकी वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब तुम्हें नोट कराओ, मम्मी जब भी पास्ता बनाती हैं तो पास्ता बॉईल करने के लिए जब भी रखती हैं तो उसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट जरूर ऐड कर देती हैं, ताकि वो प्रॉपरली, क्यों ऐड करती है, ताकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए एंड वो प्रॉपरली कुक हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है यार फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट आप सभी को पता है, ये भी हमारे पानी का क्या है, फिक्स है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर अगर आपके पास बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। विद राइज इन प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, दैट इज वाई स्नो अपीयर्स ऑन द माउंटेन्स और द हिली रीजन। इसी वजह से जो स्नो है वो आपको माउंटेन्स पे दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है भाई, हमारा प्रेशर कम हो रखा होता है। प्रेशर अगर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां पर उस केस में बढ़ जाएगा। उल्टा है यार, आपको है ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिख देते हैं रिलेशन, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन में है किसके साथ, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर अगर हमने बढ़ा दिया है ना, इंक्रीज इन प्रेशर करा, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये रिलेशन आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के बेटा जी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इस पर्टिकुलर सेशन में से। यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स ताकि आप फटाफट से रिवाइज कर पाए। देखिए फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं। वाटर हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ऐसा क्यों होता है। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के अंदर भी हम वहाँ पर बातें करेंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन दैट ऑफ द लिक्विड। और आइस की जो डेंसिटी है वो पानी से क्या होती है, कम होती है, ड्यू टू आइस का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके स्ट्रक्चर में कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं मैम? जो आपका आइस का स्ट्रक्चर है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से पोरस नेचर बन जाता है और उन केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो लाइट हो जाता है एंड वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। आइए अगला पॉइंट एनोमलस एक्सपेंशन के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है एनोमलस एक्सपेंशन के ऊपर।
एनएमएलएस एक्सपेंशन यानी कि वाटर जो है ना एक नॉर्मल तरीके से, कोई भी जिस तरीके से लिक्विड शो करेगा हमें एक्सपेंशन, कुछ उस तरीके से नहीं शो करता, कुछ अलग बिहेवियर। एनएमएलएस का मतलब होता है कुछ डिफरेंट, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर वाटर शो करता है, ठीक है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स के अंदर अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जब भी आप कूलिंग करेंगे। व्हेन यू कूल एनीथिंग, कोई भी आप लिक्विड को अगर आप कूल कर रहे हो तो कूलिंग से पार्टिकल्स क्या आते हैं आपके पास, पास आते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पास आ गए तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, राइट। तो विद कूलिंग वॉल्यूम डिक्रीज होता है ऑन कूलिंग। द बिहेवियर ऑफ वाटर इज क्वाइट डिफरेंट। जो वाटर का बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग है इस केस में। तो यहां पर वाटर के केस में क्या होगा, व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब पानी को कूल करेंगे, फर्स्ट यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगी, वॉल्यूम कम ही होगा, और वॉल्यूम कम होते होते जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके वहां तक टेम्परेचर, मान लो यार हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस था, हमने कूल करना शुरू करा, कम करते गए, यानी कि वाटर को कूल करते अप टू 4 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या हो गया भाई, कॉन्ट्रैक्शन ही देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, यस। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी क्या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी, नहीं। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आपको कुछ अलग बिहेवियर देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एक्सपेंशन देखने को मिलती है, राइट। सो इसी चीज को हमने यहां पर डिस्कस करना है। ऑन कूलिंग फर्दर अगर हम कूल करेंगे, वाटर स्टार्ट एक्सपेंडिंग टिल 0 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है एक्सपैंड करना शुरू कर देगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। व्हेन इट चेंजेस इनटू आइस, जब तक ये आइस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता तब तक ये एक्सपैंड करता है। Why ice has lower density as compared to the water? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेटा जी एनोमलस एक्सपेंशन को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पर वाटर का जो है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस चीज को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वाटर, यही रीजन है कि वाटर का जो मिनिमम वॉल्यूम है वो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। मिनिमम वॉल्यूम से हमारा मतलब है मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी क्लियर है, मैक्सिमम डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमको समझना है डेफिनेशंस के मामले में भाई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है मेरे पास, है ना, उस m अमाउंट के सब्सटेंस के मास को अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, उसके टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ रही है, यही क्या है बेटा जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन यहां पर आपको कर देती हूं। The specific heat capacity of the substance is defined as the amount of heat required. क्या है बेटा जी ये? amount of heat required, कितनी हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की हमें रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है यार यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना, उससे हमें क्या मतलब है, उसका डेफिनेशन हमें समझनी है। लेटेंट हीट का मतलब होता है यार छुपी हुई हीट। क्या? छुपी हुई हीट। ऐसी हीट बेटा जी जो कि हमारे थर्मोमीटर के अंदर कैप्चर नहीं हो रही है। हम हीट तो कर रहे हैं सब्सटेंस को, पर वो कैप्चर नहीं हो पा रही है ना, और हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह रहा है। फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब है यार मेल्टिंग ऑफ आइस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फ्यूजन का मतलब क्या है, यहाँ पर हम मेल्टिंग किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस की हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर आइस है, आइस से वाटर हम बनाएंगे, और वाटर बनाने के लिए जो हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं फ्यूजन, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। और जब आइस मेरे पास है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट के लिए जो
एनर्जी यूज हो रही है वो कैप्चर नहीं हो पाती है, यानी कि जब तक आइस कंप्लीटली वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो वो हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं या जो सराउंडिंग्स है वो एब्जॉर्ब कर रही है, वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट काम आ रही है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड वो हीट काम आ रही है इन चेंजिंग द स्टेट, इन चेंजिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, राइट? सो यहाँ पर देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ आइस, भाई दोबारा से बता रही हूं, इसकी डेफिनेशन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। तो ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to change 1 gram of ice into water at 0 डिग्री सेल्सियस। लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइस तुमने बाहर निकाली यार फ्रीजर में से, आइस का टेम्परेचर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू water at 0 degree Celsius is called specific latent heat of fusion of the ice, right? latent heat of fusion of ice आपको दे रखा है, ये वैल्यू याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? बस आपको डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ पर याद होनी चाहिए, एंड ट्राई टू लर्न ऑल दीज डेफिनेशंस विद मी, क्योंकि मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लास में ही ये डेफिनेशंस याद हो जाए, ठीक है जी? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि वेपर फॉर्मेशन के लिए, वेपर फॉर्मेशन के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है ना, वेपर फॉर्मेशन, यानी कि मेरे पास यहाँ पर वाटर होगा और वाटर से जब यहाँ पर वाटर वेपर बनता है या कह लीजिए स्टीम बनता है, तो इसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एट फिक्स्ड टेम्परेचर चेंज नहीं होगा भाई, टेम्परेचर यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है, क्लियर है? तो जो हीट हम दे रहे हैं, वो जो छुपी हुई हीट है वो कहाँ जा रही है? वो स्टेट को चेंज करने में काम आ रही है, उसके बाद आपके पास टेम्परेचर क्या करेगा? राइज करने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ठीक है? टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस is called specific latent heat of vaporization of the water। तो 1 ग्राम पानी को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। नेक्स्ट है यार आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के अंदर कंडक्शन क्या होता है? प्योर वाटर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप सभी को पता है। प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट, अगर वहां पे कोई सॉल्ट प्रेजेंट है ना, तो वो क्या करता है? कंडक्शन को बढ़ा देता है। जब भी आपको कंडक्शन चेक करना हो कि गिवन सब्सटेंस का जो कंडक्शन है वो अच्छा है या नहीं है, तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब ये कंडक्शन करेगा भी या नहीं, तो आपको चेक करना है कि क्या वहां पर कोई फ्री आयन है या फिर यहाँ पर कोई आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना? जो भी चीज यहाँ पर प्रेजेंट होगी फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री आयंस में से, तो वो गुड कंडक्टर होगा। अब मैंने बोला यार आपके पास वाटर के अंदर अगर सॉल्ट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट प्रेजेंट है, राइट? क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बच्चा आपके पास अगर सॉल्ट प्रेजेंट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, तो यहाँ पर ये फ्री आयंस आपको दे रहा होगा, सॉल्ट की वजह से फ्री आयंस आएंगे, जिसकी वजह से आपका जो कंडक्शन है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। कंडक्शन क्या कर जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आइए अब यहाँ पर यार सॉल्यूशन के बारे में हम जानने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या होता है ना? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजेनियस हम कह सकते हैं मिक्सचर है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन बोल देते हैं। इसको टू बी मोर करेक्ट हमें सॉल्यूशन को क्या बोलना चाहिए? इसको बोलना चाहिए हमें ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है? whose relative amount may be changed within certain limit is called solution। यानी कि homogeneous mixture of 2 or more substances is called solution। अब component of solution की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये जो solution है मेरे पास, इसके 2 component है मेरे पास। एक तो है मेरे पास solute, दूसरा है मेरे पास solvent।
क्या है, सॉल्वेंट। एक मेरे पास सोल्यूट है, एक मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है। सोल्यूट क्या होता है, जो कि हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम सोल्यूट प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और ये क्या है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है जी। अब यहाँ पर सोल्यूट का एग्जाम्पल अगर मेरे को लेना है, अगर मैं यार यहाँ पे लेती हूँ क्या, शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में मेरे पास एक तो शुगर प्रेजेंट है, चीनी तो कम अमाउंट में ही प्रेजेंट होगी, और वाटर जो मेरे पास प्रेजेंट होगा वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो वो सॉल्वेंट बन जाएगा, और शुगर मेरे पास सोल्यूट बन जाएगी, राइट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, आपको ये वाली बात भी पता होगी, है ना। आइए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर सोल्यूट को सबसे पहले देखते हैं, क्या है बेटा जी, सॉलिड सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व्ड और डिसअपियर इन द लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है या डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, टू फॉर्म सोल्यूशन बनाने के लिए किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो चीज को हम डिसॉल्व करवाते हैं वो क्या होती है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ठीक है। वहीं पे अगर मैं सॉल्वेंट की बात करती हूं तो ये क्या है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, क्लियर है। तो द लिक्विड विच अलाउ द सोल्यूट टू डिसॉल्व इनटू इन ऑर्डर टू फॉर्म द होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसके अंदर डिसोल्यूशन हम करवाते हैं वो हमारे पास सॉल्वेंट है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन अगर मैंने बनाया, चीनी नमक का घोल अगर मैंने बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन अगर मैंने बनाया, तो भाई नमक तो मैं कम ही डालूंगी, सॉल्ट तो मैं कम ही डालूंगी, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूट बन जाएगा। वहीं पे वाटर जो मेरे पास यहाँ पर है वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में थोड़े से और पॉइंटर्स को हम जानेंगे। पहला पॉइंट देखिए, अ सोल्यूशन बेटर टू कॉल अ ट्रू सोल्यूशन इज क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस इन नेचर। टोटल नंबर ऑफ फेज की अगर हम बात करें तो एक ही फेज होता है, मतलब कोई अलग से बाउंड्री विजिबल नहीं है ना, एक ही फेज प्रेजेंट है, एक समानता, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लाई इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एंड आर इनविजिबल। आप यूं मान लीजिए, आपको अगर रेंज याद भी नहीं करनी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल साइज होता है, जो कि नेकेड आई से भी आपको नहीं दिखता है। कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्टरेशन। सिंपल फिल्टरेशन से आपके पास जो कॉम्पोनेंट है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर मैंने वाटर के अंदर चीनी डाल के शुगर सॉल्यूशन बना दिया तो आप यार सिंपल फिल्ट्रेशन छलनी लगाएंगे और आप छानने की कोशिश करें, आप सोचें कि यार चीनी जो है वो छलनी के ऊपर आ जाए और पानी नीचे चला जाए, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। आफ्टर डिसॉल्विंग वी कैन नॉट सेपरेट इट बाय द फिजिकल मेथड, हम सिंपल फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट को देखिए, सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट सेटल डाउन। अब चीनी पानी का घोल बना दिया आपने, अगर शुगर आपके डिसॉल्व हो चुकी है तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं करती है, क्लियर है। जैसे मिट्टी सेटल डाउन कर जाती है, ये सेटल डाउन नहीं करता। अब यार हमको आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखनी है, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आती है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। वेरी वेरी सिंपल, देखिए यार मेरे पास एक यहाँ पर बीकर है ना, दो बीकर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। दोनों बीकर के अंदर मान लेते हैं कि मैंने यार 50 ml क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, दोनों में सेम। यहाँ पर भी 50 ml है और यहाँ पर भी मैंने 50 ml ही ले रखा है। इसके अंदर मान लेते हैं यार मैंने क्या डाल रखा है, मैंने 2 चम्मच 2 स्पून ऑफ शुगर डाल दिया, ठीक है, 2 स्पून ऑफ शुगर डाल दिए यहाँ पर। और इस केस में बेटा मैंने 4 स्पून शुगर डाल दिया। तो मुझे बताओ कौन सा पानी ज्यादा मीठा होगा, जिसमें 4 चम्मच है, यानी कि मोर कंसंट्रेटेड मेरे पास कौन सा होगा बेटा, जहाँ पे है ना मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स्ड है। कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड हमेशा, है ना, कंपैरेटिव टर्म्स है। तो जिसमें सोल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होगा वो कंसंट्रेटेड है द सोल्यूशन, इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज रिलेटिवली लार्जर
ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, रिलेटिवली लार्जर है, उसको हमने क्या बोला है बेटा जी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज रिलेटिवली स्मॉलर, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला है, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला है। इसके बाद हमें जानना है हमारा अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यार किसी पर्टिकुलर, मेरे पास 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी में भाई, उस 1 गिलास पानी की कैपेसिटी है ना कि वो अपने अंदर कितनी चम्मच चीनी घोल सकता है, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच चीनी घोल सकता है। क्या तुम उसके अंदर 10, 12, 13, 14 चम्मच चीनी घोल सकते हो क्या? पूरा डब्बा चीनी का डाल दोगे, घुल जाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। 1 गिलास पानी में पूरा डब्बा 1 किलो, आधा किलो चीनी तुम नहीं घोल सकते हो। उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना, है ना, सोल्यूट को होल्ड कर सकता है, डिसॉल्व करवा सकता है, राइट। तो यहाँ पर वही कैपेसिटी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है, लेट्स अज्यूम कि मेरे पास यार ये जो बीकर है, इसके अंदर ये जो ग्लास है, इसके अंदर जो पानी प्रेजेंट है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 स्पून्स ऑफ शुगर ही अपने अंदर क्या कर सकता है, डिसॉल्व करवा सकता है। मैं यहाँ पर 3 चम्मच चीनी, सुंदर सुंदर सी ड्राइंग करने की कोशिश करती हूँ, 3 चम्मच ही इसके अंदर शुगर बेटा जा सकती है ना, 3 चम्मच शुगर ही इसके अंदर जा सकती है। 4th चम्मच डालोगे ना, घुलेगा नहीं, नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, राइट, सेटल डाउन कर जाएगा। अभी 3 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, मैंने यार अभी इसके अंदर 2 ही चम्मच चीनी डाली है, ठीक है, यानी कि अभी भी इसके अंदर कैपेसिटी है कि मैं और ज्यादा सोल्यूट को ऐड करवा पाऊं, यानी कि अभी ये अनसैचुरेटेड है। द सोल्यूशन इज सेड टू बी एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इफ इट कैन डिसॉल्व मोर ऑफ द सोल्यूट, यानी कि अभी इसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट को अगर हम ऐड करवा सकते हैं तो उसको हमने क्या बोला है, अनसैचुरेटेड। और अगर फुल कैपेसिटी के साथ मैंने जितनी चीनी उसमें डल सकती थी, सारी की सारी चीनी डाल दी है, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहेंगे, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इफ नो मोर ऑफ द सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट, ठीक है, इन इट एट द सेम टेम्परेचर के ऊपर जब और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यार कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरे पास जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जो सैचुरेट हो चुका है, उसको मुझे अनसैचुरेट करवाना है। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाने के लिए मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहली आती है यार हीटिंग। अगर आप हीट करते हो, अगर आप क्या करते हो, हीटिंग करते हो, तो एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर यूजुअली इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सोल्यूट। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है बाय हीटिंग। पार्टिकल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड with heating you can increase solubility of the solute, right? या फिर आप सॉल्वेंट और ऐड कर दे, है ना। भाई तुमने नोट करा होगा जब गर्मियों में, है ना, समर सीजन में जब हम कभी नींबू पानी बनाते हैं घर पे, तो नींबू पानी बनाते टाइम चीनी को अगर घोलना पड़ जाए, भाई कितना मेहनत का काम लगता है ना यार, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा या तो शुगर को पाउडर शुगर की फॉर्म में ले लेते हैं हम, या फिर क्या करें यार, हम हल्का सा गरम अगर कर लें, तो गरम दूध के अंदर चीनी कितनी जल्दी से घुल जाती है, या गरम पानी में चीनी कितनी जल्दी से घुल जाती है ना। तो गरम करने से हीटिंग हमारे पास एक मेथड हो सकता है। दूसरा है बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दो यार, अपने आप ही आपके पास जो उसका सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, दैट इज योर कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स हमें क्यों पढ़ना है? पहली बात तो ये आती है यार हमारे पास कि भाई कंसंट्रेशन है क्या, कंसंट्रेशन हमें बताता क्या है। मैंने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड 2 कंपैरेटिव टर्म्स आपको बताई, राइट। तो ये तो कंपैरेटिव टर्म्स हो गई, पर मुझे अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नापना है कि इसका कंसंट्रेशन आखिर है कितना, एग्जैक्ट मुझे चाहिए, मैथमेटिकली अगर मुझे निकालना है, तो सो वी नीड सम कैलकुलेशंस, हमें कुछ फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे मैं मैथमेटिकली बता पाऊं एग्जैक्टली कि इसकी इतनी कंसंट्रेशन है, राइट। तो उनको क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलेंगे। अब बात आती है कंसंट्रेशन की। तो ये जो कंसंट्रेशन है, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये हमें बताती है यार अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड
ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हमने डिसॉल्व कर रखा है हमारे गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर, उसमें कितना हमारे पास सोल्यूट डिसॉल्व है उसके बारे में ही हमको बताती है। अब यहाँ पर यार अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स हमको यहाँ पर पढ़नी है, जैसे कि सबसे पहली हम पढ़ेंगे m/m परसेंटेज, दूसरी हमको पढ़नी होगी V/V परसेंटेज। मेनली तो हमारे पास ये दो ही हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं। अब ये इमेज क्यों लगाई यार मैंने, ये जूम्ड इमेज आपको यहाँ पर देखेगी, देखो क्या लिख रखा है 2% W/V, 8% V/V, क्या लिख रखा है 8%, 8.38, 8.38% V/V, 8.38% V/V, राइट। तो ये जो है इतना अल्कोहल कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर, राइट। तो यहाँ पर ये कोई भी मेडिसिन का जो कॉम्पोजिशन है वहां पर इस तरीके से आपको ये टर्म्स दिखेंगी, तो इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो पहला हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आपका m/m परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में क्या आ जाएगा यार 100, आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है V/V, V/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज हमारे पास क्या है, V/V परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, दोनों यहाँ पे वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में क्या लिखेंगे यार 100, हम यहाँ पर लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पर देखो x/y के फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिखा है, x हमेशा किसका होगा, सोल्यूट का होगा, और y हमेशा सॉल्यूशन का होगा, ध्यान रखना, क्लियर है। ये फॉर्मूला इस तरीके से हमारे पास बनेंगे। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है यार, हमारे पास लिखा है 10% m/m ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास 10 grams of glucose 10 grams of glucose is present in 100 grams of solution. 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, और ग्लूकोज मेरे पास यहाँ पर किसकी तरह काम कर रही है, सोल्यूट की तरह काम कर रही है, ध्यान रखना, ठीक है। किसकी तरह काम कर रही है, सोल्यूट की तरह काम कर रही है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो यहां से यार मेरे को मास ऑफ सोल्यूट के बारे में पता चल रहा है, कितना है 10 ग्राम। मेरे को यार यहां से मास ऑफ सोल्यूशन के बारे में पता चल रहा है, जो कि कितना है 100 ग्राम्स। तो मैं क्या यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकती, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकती। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 100 में से आप 10 को माइनस कर देंगे, 90 ग्राम्स आ जाएगा। और आपको पता भी है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। बी पार्ट को देख लेते हैं यार, 10% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन अगर कहीं पर लिखा है तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या निकल करके आएगा, ये हमको जानना है। यहाँ पर लिखा है
10 ml ethanol is present in 100 ml of सॉल्यूशन। ठीक है, तो यार यहां से वॉल्यूम पता चल रहा है, इथेनॉल मेरे पास यहां पर क्या है, सोल्यूट। ठीक है, अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मेरे पास क्या होगा, 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता है कितना है, 100 ml। तो क्या आप यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल पाओगे, 100 माइनस में 10 कर दो, 90 ml बन जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से पता लगती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमें क्या बताती है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड। क्या है ये, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर है? क्या कह रहा है बेटा, सॉल्युबिलिटी हमें क्या बताता है, हमें बताता है सोल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना हमारे पास सॉल्वेंट डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। देखिए दोबारा से देखते हैं, सोल्यूट in a particular solvent at a particular temperature is the maximum amount of solute dissolved in 100 grams of the solvent। 100 grams of solvent के अंदर maximum कितना solute dissolve हुआ है at that particular temperature, उसी को ही solubility कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, solubility of solid is usually expressed in the mass of the mass of the solute। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जो सोल्यूट को हम लेते हैं उसको ग्राम्स के अंदर लेंगे। ठीक है, एंड वॉल्यूम अगर हम लेंगे तो ग्राम पर लीटर, है ना, लीटर्स, ग्राम पर लीटर की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो यानी कि कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, वही हमारे पास सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहला है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जितना ज्यादा छोटा साइज सोल्यूट पार्टिकल्स का होगा उतना ज्यादा वो, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे सॉल्वेंट के साथ, और जितना ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे उतना आसानी से वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है भाई, है ना, चम्मच से घोल कितना सही से रहे हैं, जितना ज्यादा घोलेंगे उतना ज्यादा, जितना ज्यादा स्टीयरिंग करेंगे उतना ज्यादा बेटा जी डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा सॉल्वेंट के साथ और अच्छे से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। फिर है टेम्परेचर। अब यहाँ पर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात कर रहे हैं लिक्विड में या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ अलग यहाँ पर होने वाला है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, जब हमें गैस को वाटर में डिसॉल्व करना है तब टेम्परेचर अलग तरीके से यहाँ पर काम करेगा। इस केस में सॉल्युबिलिटी को, गैस को पानी में अगर डिसॉल्व करवाना है तो हीटिंग से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, विद राइज इन टेम्परेचर बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स। पर अगर आप सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देख रहे हो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर, उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, यहाँ पर डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों भाई, गैस के पार्टिकल्स को तुम और ज्यादा हीट कर रहे हो, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो एस्केप हो जाएंगे, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा भाई उसके अंदर फिर। ठीक है, तो गैसेस के केसेस में हमें प्रेशर लगा करके उसको पास लाना पड़ता है और कूल डाउन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द प्रेशर। अब यहाँ पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें लिक्विड के अंदर तो उसके ऊपर प्रेशर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
भाई आपके पास प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सॉलिड्स एंड लिक्विड प्रैक्टिकली दे आर इनकम्प्रेसिबल, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ये कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी पॉइंटर्स, कुछ और फैक्टर्स भी हमारे पास हैं, है ना, जिनके ऊपर हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट हमारे पास किस नेचर का है। जब भी सॉल्युबिलिटी की बातें करेंगे यार, है ना, सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसका आपस में नेचर भी हमें मैच करना पड़ेगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, आपको हमेशा ध्यान रखना है। द पोलर सॉल्वेंट, पोलर सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड, अब जहां पर पोलैरिटी प्रेजेंट है, जो पोलर सॉल्वेंट है ना, उसके अंदर पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। अब यहां पर आपको याद होगा वाटर क्या है हमारे पास, एक पोलर सॉल्वेंट है, ये मैं समझा चुकी हूं तुम्हें कोवलेंट कंपाउंड्स जहां पर मैंने पढ़ाया था वहां पर। ये एक पोलर सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर पोलर कंपाउंड्स कह लो, या फिर कह लो आयनिक कंपाउंड्स, ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड, इनके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर कौन डिसॉल्व हो जाता है बच्चा, इसके अंदर कौन डिसॉल्व हो जाता है, ये किसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब तुम तुम्हारा अच्छा दोस्त तुम्हारे जैसा ही तो होगा ना भाई, तुम्हारे नेचर का, जिसके साथ नेचर तुम्हारा मैच करता होगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्विटी ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन वेदर द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। भाई ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। डिसोल्यूशन का प्रोसेस, अगर आपके पास प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन जो है ना, वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट जो है वो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है। हीट क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, ठीक है। और एंडोथर्मिक का क्या मतलब है कि आपकी जो हीट है वो क्या कर रही है, एंटर कर रही है ना, क्या हो रही है, इनटू हो रही है, अंदर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, क्लियर है। तो हीट रिलीज यहाँ पर इस केस में हमारे पास हो रही है, क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपके पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, पहले ही वहां से हीट बाहर निकल रही है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, पहले ही हीट बाहर निकल रही थी, पहले ही बीकर गर्म था, और ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ा दिया, उससे सॉल्विटी घट जाएगी, क्योंकि पहले ही हीट बाहर निकल रही थी, है ना। तुम समझो, तुम पहले ही पढ़ रहे हो यार शांति से, ठीक है। फिर मम्मी आई या पापा आए, पापा ने बोला सारा दिन खेलता रहता है, फोन चलाता रहता है, पढ़ना लिखना तूने है नहीं, ठीक है। जबकि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कितना गुस्सा आएगा ना, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, शांति से पढ़ रहे होते हैं, मन होता है हमारा पढ़ने का, और वैसे ही जैसे ही मम्मी पापा ने किसी ने टोका कि भाई तू पढ़ता नहीं है, तू सारा दिन फोन चलाता है, तू इंस्टाग्राम चलाता है, उसी टाइम हमें कितना ऐसा रिबेलियस सा ऐसा फील होता है अंदर से कि यार नहीं पढ़ना ही नहीं मुझे, है ना। करते हो ना, उल्टा करते हो ना उससे, जबकि तुम पढ़ रहे थे फिर भी टोक दिया, तो तुम उल्टा काम करते हो उससे, फिर तुम नहीं पढ़ते हो, है ना। तो यही वाला काम हो रहा है, पहले ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक थी और उसको हीट की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी भाई, फिर भी हीट करे जा रहे, तो भाई वो कहता है कि भाई ये जोड़े हाथ, मैं तो और डिसॉल्व नहीं होऊंगा। यानी कि एक्सोथर्मिक के केस में और ज्यादा हीट बढ़ाने से आपके पास सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है, डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर आपके पास बढ़ता है, आपके पास क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है आपके पास बेटा जी, डिक्रीज हो जाती है। और वहीं पे एंडोथर्मिक में तो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, चाहिए थी उसको, और तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। दोनों फैक्टर्स उसके अंदर सपोर्ट में ही है भाई, हीट चाहिए थी तुमने दे दी, तो क्या होगा, और बढ़िया से डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को नोट करेंगे, इस केस में विद राइज इन
टेम्परेचर, जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है विद राइज इन टेम्परेचर, क्या होगा आपके पास विद राइज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये पूरी कहानी यार यहाँ पर लिख रखी है, इसको आप पढ़ लेंगे, ये थोड़ा सा कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है यार हमारे पास सॉल्युबिलिटी कर्व, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम सॉल्युबिलिटी कर्व नॉट इन द सिलेबस, है ना, ये वो फलाना ढिमकाना। तो भाई देखो नाइन्थ क्लास में कुछ स्कूल्स में करवा देते हैं, कुछ स्कूल में नहीं करवाते। वैसे सिलेबस को देखा जाए तो नहीं है पार्ट, बट फिर भी हम एक बार इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि आखिर है क्या। सॉल्युबिलिटी कर्व के अंदर हमने क्या बना रखा है यार, ग्राफ बना रखा है सॉल्युबिलिटी कर्व के अंदर, जिसमें हमने क्या ले रखा है, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर के बीच में हमने यहाँ पर कर्व लिया है, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करी है अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, अलग अलग सॉल्ट्स के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ यार कैल्शियम सल्फेट का, फिर सोडियम क्लोराइड का और पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी को अगर हम देखें तो विद राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी एकदम से आपके पास पीक करती है, बढ़ जाती है। सोडियम क्लोराइड के केस में देखें तो लगभग पैरेलल सा रह रहा है, यानी कि विद राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के ऊपर खासा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट थोड़ा सा ध्यान से ग्राफ को देखो, हल्का सा इंक्रीज है, हल्का सा, बिल्कुल स्लाइट इंक्रीज है, ठीक है। वैसे लगभग पैरेलल सा है, ठीक है। जबकि कैल्शियम सल्फेट के केस में यार यहाँ पर देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर क्या कर रहा है, विद राइज इन टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो यही चीज को आपको यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा देखना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट यार सोडियम सल्फेट थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर के बीच में। जब हमने देखा तो पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था अप टू 32 डिग्री सेल्सियस, एंड उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ पर Na2SO4 आ जाएगा, Na2SO4.10H2O, ठीक है। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट शोज अ सडन चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है, एट 32.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है एंड देन उसके बाद डिक्रीज करने लगता है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस शार्पली अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस एंड देन फॉल सडनली, दिस इज ड्यू टू द चेंज ऑफ द सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट टू द एनहाइड्रस फॉर्म, क्योंकि इस पॉइंट तक 32.4 डिग्री सेल्सियस तक आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से बाहर निकल चुके होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये फर्दर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज होने लगती है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसके स्कूल में करवाया है वो पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास क्या है, फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं भाई, ये वाटर को रिलीज करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर को रिलीज कर देते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर में वाटर को रिलीज कर देते हैं। जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, अगर ये अपने अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 10H2O, इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, अगर इनको रिलीज कर देते हैं तो उसको फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो crystalline substances which gave up their water of crystallization to the atmosphere and changes to dehydrated और partially dehydrated, मतलब किसी किसी केस में तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि सारे के सारे उसने अपने water of crystallization दे दिए, किसी किसी केस में लगेगा कि यार सारे नहीं दिए, आधे दे दिए हैं, ठीक है। तो पार्शियल डिहाइड्रेशन हो जाए या कंप्लीट डिहाइड्रेशन हो जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास है जो कि क्या शो करते हैं, फ्लोरेसेंस शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यार डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, है ना। फ्लोरेसेंट में क्या देखा था, जो कि क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड लूजेस देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसको क्या कर जाते हैं, वो खो देते हैं, एंड एज वेल एज एंड पासेस इनटू द सॉल्यूशन स्टेट, यानी कि ये मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके खुद ही सॉल्यूशन फॉर्म के अगर आ जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्टिक पोटैश हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है यार हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो करते हैं पर सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर नहीं आते, मतलब सॉल्यूशन के अंदर पास नहीं होते हैं। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया यार, है ना, जो डेलिक्विसेंट थे वो सॉल्यूशन में पास ऑन हो रहे थे एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर को करके, पर ये जो है खुद पास ऑन नहीं होते हैं, है ना, सॉल्यूशन के अंदर नहीं कन्वर्ट होते। तो यहाँ पर क्विक लाइम हो गया मेरे पास, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हो गया, H2SO4, ये सारे के सारे किसकी तरह काम करते हैं बेटा, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर
ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट क्या होते हैं? ड्राइंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस दैट कैन रेडिली एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो कि फटाफट से क्विकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस विदाउट केमिकली रिएक्टिंग विद देम, उनसे केमिकल रिएक्शन नहीं करता, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट केमिकल रिएक्शन, जो कि क्या करता है? रेडिली एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? ड्राइंग एजेंट बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड ये एग्जाम्पल्स आप सभी को याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करूं तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कीवर्ड क्या रहेगा? विच रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कंपाउंड, राइट। उनको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जो ये मेरे पास ब्लू विट्रोल है, इसको अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर डालती हूँ तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, राइट। एंड ये क्या करेगा? केमिकली कंबाइंड वाटर को यहाँ से बाहर निकालेगा, मुझे यहाँ पर CuSO4 मिल जाएगा और साथ में 5H2O जो है बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, सो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है यार सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। क्या है? हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है? एंड यहाँ पर जो है कौन कौन से सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर हार्ड वाटर? तो भाई सॉल्ट वाटर हमारे पास वो होता है जिसके अंदर प्रॉपरली जो सोप है वो लेदर कर पाता है, वो सॉफ्ट वाटर है। और हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर साबुन जो है, सोप जो है, वो प्रॉपरली लेदर नहीं कर पाता है। हार्ड वाटर क्या है? जिसके अंदर रेडिली लेदर फॉर्मेशन नहीं होती, वो हमारे पास क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। कॉज ऑफ हार्डनेस की अगर हम बात करें, है ना, हार्ड वाटर, वाटर हार्ड क्यों है? खारा पानी जिसको हम कई बार बोलते हैं, है ना, तो पानी खारा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम, हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, है ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हमारे पास, है ना, सल्फाइड कह लीजिए, या कई बार बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, सल्फेट, क्लोराइड्स और वी कैन से यार बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर आती है। तो पहला है हार्डनेस इन द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पॉइंट नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट के ऊपर आइए, व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द बेड्स ऑफ, अब यहाँ पर हार्डनेस आ क्यों रही है? जहां से पानी आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है, ठीक है। तो भाई अगर वो पहाड़ जो है, वो जो बेड्स है, वो लाइमस्टोन के अगर बने हुए या डोलोमाइट के बने हुए हैं, तो वो डोलोमाइट एंड हमारे जो लाइमस्टोन है, वहां से क्या होगा बेटा जी? पानी के अंदर क्या आने लगेंगे? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हमारे पास जो है आयंस आने लगेंगे। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास प्रेजेंट होती है, जो कि स्लोली क्या करती है? कन्वर्ट्स सम ऑफ दीज सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स व्हिच गेट मिक्स्ड विद द वाटर एंड मेक इट हार्ड, और पानी के अंदर हार्डनेस क्रिएट करती है। यानी कि कहने का मतलब है, ये पानी है, ये मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास क्या है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस था, जो कि पहाड़ों के अंदर प्रेजेंट था, है ना, बेड्स जहां से पानी फ्लो होके आ रहा था, है ना। ये मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसके क्या है? हमारे पास बेड्स बने हुए हैं, नेचर में CO2 भी प्रेजेंट है, वाटर इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होती है और हमारे पास एक सोल्यूबल कंपाउंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाता है ना, जो कि अब क्योंकि सोल्यूबल है तो ये पानी के अंदर एंटर करेगा और पानी के अंदर एंटर करते ही इट विल कॉज हार्डनेस, ठीक है। अब हार्डनेस दो तरीके की होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है एंड परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्पररी हार्डनेस बेटा जी बहुत ही आसानी से जस्ट बाय बॉइलिंग एंड हीटिंग हम रिमूव कर सकते हैं, और परमानेंट हार्डनेस के लिए हमें वहां पर कुछ केमिकल मेथड्स को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। वाटर दैट कंटेन ओनली हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से, यानी कि बाइकार्बोनेट्स की वजह से आपके पास टेम्पररी हार्डनेस आती है, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस बिकॉज इट्स हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड जस्ट बाय बॉइलिंग और हीटिंग से ही हम इसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हार्ड वाटर है, ये मेरे पास सैंपल ऑफ हार्ड
हार्ड वाटर है। तो उस हार्ड वाटर को अगर आप बॉइलिंग करेंगे, बॉइलिंग करने पर ये सोल्यूबल था, कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल पार्टिकल्स यहाँ पर बन गए, CO2 बाहर रिलीज हो गई और ये वाटर जो हमारे पास बचा, दिस इज द सॉफ्ट वाटर। ये सॉफ्ट वाटर है, हार्डनेस हमने रिमूव कर दी। अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरे पास है, बॉइल किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट के पीपीडी यहाँ पे बन गए, सेटल डाउन कर गए, वाटर निकला और साथ में CO2 रिलीज हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने हार्डनेस बाय बॉइलिंग क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हार्डनेस के क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है जो होगा, क्या होगा बेटा जी हमारे पास, है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर का क्या सिर्फ बॉइलिंग से ही हम इसको रिमूव कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, हमारे पास और तरीके भी होते हैं इसके, हमारे पास इसके और तरीके भी होते हैं। इसको यहां से हटाएंगे, इसको ठीक करेंगे, गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है। देखो किस तरीके से लिखा है ये। कैल्शियम क्या होता है हमारे पास, Ca+2 HCO3, नेगेटिव हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, 2 हमारे पास यहाँ पर आएगा और यहाँ पर तो 1 ही है, तो CaHCO3 पॉलीएटॉमिक आयन है और लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मेरे पास क्या है, मेरा हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को हमने हीट करा, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर यहाँ से बना और CO2 क्या हो गई, यहाँ से रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो बाय बॉइलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रिवन ऑफ, CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एंड सोल्यूबल हाइड्रोजन कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू द इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स। ठीक है, एंड कुड बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, और इनको फिल्ट्रेशन से हम रिमूव कर सकते हैं, डिकेंटेशन से रिमूव कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर हमारे पास फिर से क्या है भाई, हीटिंग से ही हमने इसको रिमूव करा है। बट क्या और तरीका भी है, यस, हम क्लार्क प्रोसेस से भी रिमूवल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मोर प्रैक्टिकल मेथड है हमारे पास, यानी कि अगर मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है, उसको मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवाती हूँ तो यहाँ पर मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर मुझे वाटर रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है, तो यहाँ पे इस क्लार्क प्रोसेस को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यार, वॉशिंग सोडा से क्या करेंगे भाई, मेरे पास यहाँ पर क्या है, वॉशिंग सोडा मैंने ले लिया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाया तो मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, सेटल डाउन कर गया, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि क्या होता है, सोल्यूबल। ये क्या है, ये क्या है मेरे पास, हार्ड वाटर का सैंपल, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, राइट। ये भी क्या शो कर रहा है, हार्ड वाटर शो कर रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया, तो व्हेन वॉशिंग सोडा और वी कैन से सोडा ऐश इज एडेड टू द हार्ड वाटर, द कोरोस्पॉन्डिंग इनसोल्यूबल कार्बोनेट सेटल डाउन। जो इनसोल्यूबल हमारे पास कार्बोनेट होते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे एंड कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्टरेशन, और उनको हम फिल्टरेशन से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यार कि परमानेंट हार्डनेस अगर मेरे पास है तो उस केस में किस तरीके से हमें रिमूवल करनी है। अगेन हम यहाँ पर, आप सभी को पता है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से, है ना, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, ड्यू टू क्लोराइड्स, ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो यहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है, तो ये परमानेंट हार्ड वाटर को शो कर रहा है। इसको मैंने सोडा ऐश के साथ अगर क्या करा है, रिएक्शन करवाया, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट मुझे मिल जाएगा। ये सेटल डाउन कर गया तो बाहर फिल्ट्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। ये मेरे पास क्लोराइड हो गया, तो ये भी मेरे को हार्ड वाटर ही शो कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ से फिर से मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर जाएगा, नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट। अब हार्डनेस ऑफ वाटर के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमारे पास हैं, तो वो आप खुद से उसको रिवाइज करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जहाँ पर चीज़ें समझने की थी वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर में से आपको शॉर्ट नोट्स इसके बनाने हैं, है ना, टेक आउट शॉर्ट नोट्स एंड फिर बताना कि यस रिवाइज कर लिया है। और शॉर्ट नोट्स जो हैं वो भी हमारे बन गए हैं। टास्क कंप्लीटेड का कमेंट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपको लेक्चर के नीचे लिख करके जाना है 1 टाइम रिविजन डन, 2 टाइम रिविजन डन, 3, 4, 5, 6 टाइम रिविजन डन। ठीक है, तो इसको आप बार बार मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर लेक्चर को फॉर रिविजन यूज़ कर सकते हैं, है ना। और
थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके, पहली बार देख रहे हो नॉर्मल देखो, नॉर्मल स्पीड पर देखो, दूसरी बार तीसरी बार रिवाइज करने के लिए आए हो तो हल्का सा स्पीड को बढ़ा दो, 1.5x पे देखो, टाइम भी सेव होगा और रिवीजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वन शॉट के अंदर, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय एवरीवन।